उसने एक तवील सांस लेते हुए इधर उधर देखा, मगर उस तारीख जगह पर उसके सिवा कोई मौजूद न था। फिर वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ कोठी के गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट के साथ बाउंड्री वॉल ज्यादा ऊंची न थी। इमरान ने इधर उधर देखा, फिर उसने ऊंची छलांग लगाई और बाउंड्री वॉल के किनारों को पकड़ लिया। दूसरे लम्हे वो किसी बाजीगर की तरह उचका, उसके पैर हवा में बुलंद हुए और वो कलाबाजी खाकर दीवार पर आ गया। दूसरी तरफ तारीकी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। कोठी का लॉन काफी बड़ा था। सामने रिहायशी हिस्सा था जो रोशन तो था, मगर धुंध की वजह से उसकी रोशनी बेहद मध्यम नजर आ रही थी। इमरान ने छलांग लगाई और कलाबाजी खाकर कोठी के अंदर आ गया। वो जिस अंदाज में कूदा था, उसके पैरों से मामूली सी धमक भी पैदा न हुई थी। इमरान चूंकि विजन स्क्रीन पर इस इमारत को पहले ही चेक कर चुका था और उसे मालूम था कि इमारत में सिवाय संगी और थ्रेसिया के और कोई नहीं है, इसलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। सामने लकड़ी और शीशों का बना हुआ एक खूबसूरत दरवाजा था जो बंद था। उस दरवाजे के दूसरी तरफ कीमती सामान से आरास्ता एक हॉलनुमा कमरा दिखाई दे रहा था। इमरान ने आगे बढ़कर अंदर झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। इमरान ने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। इमरान ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा पिस्टल निकाल लिया। ये पिस्टल बज़ाहिर बच्चों के खिलौने जैसा नजर आ रहा था। पिस्टल पर एक बटन लगा हुआ था। इमरान ने पिस्टल का रुख हैंडल की तरफ करके बटन प्रेस किया तो पिस्टल की नाल से सुर्ख रोशनी की धार से निकलकर हैंडल पर पड़ने लगी। फौलादी हैंडल पिघलकर नीचे गिर गया। अब दरवाजे में हैंडल की जगह एक सुराख नजर आ रहा था और दरवाजे का बहुत सा हिस्सा जल गया था। फायर लाइट ने हैंडल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पिघला दिया था। इमरान ने पिस्टल का बटन प्रेस करके फायर लाइट ऑफ की और एक हाथ से दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। कमरे में दाखिल होकर इमरान ने दरवाजा बंद किया और कमरे में आ गया। दाएं तरफ एक और दरवाजा था जो खुला हुआ था। दूसरी तरफ एक राहदारी थी जो दूसरे कमरों की तरफ जाती थी। इमरान तेजी से राहदारी की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो राहदारी के करीब पहुंचा ही था कि राहदारी के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ एक बल्ब रोशन हो गया। उस बल्ब के रोशन होते ही इमरान को एक जबरदस्त झटका लगा। झटका इस कदर जोरदार था कि इमरान उछलकर पुश्त के बल कालीन पर गिर गया। दूसरे लम्हे इमरान को अपने जिस्म से जान से निकलती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक उसके जहन पर एक बार फिर तारीकी का पर्दा गिरता चला गया। ब्लैक जैक निहायत बेचैनी और परेशानी के आलम में अपने हेडक्वार्टर के कमरे में इधर उधर टहल रहा था। मादाम सितारा उसके करीब खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी तुकदार के तासुरात थे। आखिर इमरान और उसके साथी गायब कहाँ हो गए हैं? ब्लैक जैक ने रुककर परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। सुप्रीम कमांडर का हुक्म सुनकर वो मादाम सितारा के वहां आते ही दोबारा इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया था। उसने रास्ते में ही मादाम सितारा को बता दिया था कि सुप्रीम कमांडर ने उन्हें लंबी चौड़ी प्लानिंग करने और इमरान और उसके साथियों के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलने से मना कर दिया है। उसका हुक्म है कि वो इमरान और उसके साथियों का फौरन खात्मा कर दे। उसने मादाम सितारा को यह भी बता दिया था कि सुप्रीम कमांडर ने उसके कहने पर उसे ये इजाजत दे दी है कि वो इमरान के साथियों को अगर जिंदा पकड़कर उन्हें जीरो लैंड का वफादार बना सकता है तो वो उन्हें जिंदा भी पकड़ सकता है। अगर वो हाथ आ जाए तो ठीक है, वरना उन्हें हलाक कर दिया जाए। सुप्रीम कमांडर ने अलबत्ता इमरान और उसके अफ्रीकी नजात साथी जोसेफ को हर सूरत में हलाक करने का हुक्म दिया है और वो उन्हें हर सूरत में हलाक करेंगे। ब्लैक जैक मादाम सितारा के साथ इमरान के फ्लैट पर गया था। फ्लैट का दरवाजा बंद था। ब्लैक जैक ने कटर रेस से इमरान के फ्लैट का दरवाजा काटा और उस कटे हुए हिस्से को जोरदार ठोकर मारता हुआ मादाम सितारा के साथ उसके फ्लैट में घुस गया। मगर वहां उसे न इमरान दिखाई दिया और न ही उसका मुलाजिम। उन दोनों ने फ्लैट का एक एक हिस्सा देख लिया था, मगर वहां वाकई इमरान और उसका मुलाजिम नहीं था। इमरान को वहां मौजूद न पाकर ब्लैक जैक को शदीद गुस्सा आ गया था। उसने इमरान को जिस गैस से बेहोश किया था, इमरान को अगले कई घंटों तक होश नहीं आना चाहिए था। लेकिन इमरान को न सिर्फ होश आ गया था, बल्कि वो अपने मुलाजिम को लेकर फ्लैट से ही निकल गया था। ब्लैक जैक को और कुछ न सूझा तो उसने जेब से फायर गन निकालकर इमरान के फ्लैट में आग लगाना शुरू कर दी। उसे ऐसा करने से मादाम सितारा ने नहीं रोका था, वो उसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि जीरो लैंड वालों ने ब्लैक जैक को उसका चीफ बना दिया था। उसके हुक्म की पाबंद थी। फ्लैट को आग लगाकर ब्लैक जैक गुस्से के मारे मादाम सितारा के साथ बाहर निकल आया और उसकी कार में बैठ गया। उसने मादाम सितारा को राना हाउस चलने के लिए कहा था। उसने चूंकि पिछली मर्तबा जोसेफ को काबू करके राना हाउस पर कब्जा किया था, इसलिए उसे राना हाउस का रास्ता मालूम था। वो सोच रहा था कि हो सकता है इमरान खुद को उनसे महफूज रखने के लिए फौरी तौर पर राना हाउस में मुंतकिल हो गया हो। अगर वो वहां मिल गया तो ठीक है, वरना जोसेफ तो बहरहाल उसे वहां मिल ही जाएगा, जिसे हलाक करके वो उससे अपना साबिका बदला ले सकता था।
तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करता हुआ वो राना हाउस के गेट के सामने पहुंचा तो वो मादाम सितारा की कार से निकलने से पहले खुद ही कार से निकला और मस्त हाथी की चाल चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसने आगे बढ़कर गेट के साथ दीवार पर लगे हुए कॉल बेल के बटन को प्रेस कर दिया। अंदर तेज घंटी बजी और बजती ही चली गई। ब्लैक जैक इस इंतजार में था कि जोसेफ या जो भी दरवाजा खोलेगा वो यकलक उस पर झपट पड़ेगा और उसे एक लम्हे में हलाक करके अंदर घुस जाएगा। मगर काफी देर गुजर गई और बेल बजने के बावजूद दरवाजा न खुला तो ब्लैक जैक परेशान हो गया। उसने यहाँ भी कटर रेस से गेट का एक बड़ा हिस्सा काटा और ठोकर मारकर उसे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। राना हाउस की इमारत खाली पड़ी थी। वहाँ न इमरान था न उसका मुलाजिम, यहाँ तक कि जोसेफ भी वहाँ से गायब था। इमारत का हिफाजती सिस्टम भी ऑफ था, जो ब्लैक जैक और मादाम सितारा के लिए बेहद सूदमत साबित हुआ था। उसने कटर रेस से राना हाउस के तमाम दरवाजों को काट कर अच्छी तरह चेक कर लिया, लेकिन वाकई वहाँ भी कोई नहीं था। उन्हें वहाँ भी न पाकर ब्लैक जैक का गुस्सा दो चंद हो गया था। वो मादाम सितारा के साथ राना हाउस से बाहर आया और उसने कार की डिग्गी खोलकर एक रॉकेट गन निकाल ली और फिर उसने गुस्से से उन रॉकेटों की राना हाउस की इमारत पर बौछार कर दी। हौलनाक धमाकों से इर्द गिर्द का माहौल लरसा उठा था। रॉकेटों ने राना हाउस में बेपनाह तबाही फैला दी थी। कंक्रीट की दीवारें और कमरों की छतें उड़ गई थी और हर तरफ गर्द और गुबार का तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। राना हाउस को तबाह करके ब्लैक जैक दोबारा कार में आया और मादाम सितारा के साथ वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंच गया। रास्ते में मादाम सितारा ने ब्लैक जैक को याद दिलाया कि उसने तनवीर को भी तो जोसेफ को यहाँ लाने के लिए भेज रखा था। हो सकता है तनवीर ने जोसेफ पर काबू पा लिया हो और वो उसे लेकर हेडक्वार्टर पहुंच गया हो। ब्लैक जैक ये सोचकर वापस हेडक्वार्टर आ गया था कि अगर तनवीर जोसेफ को वहां लेकर पहुंच गया होगा तो वो सबसे पहले जोसेफ के ही टुकड़े करेगा। फिर वो दोनों तनवीर के साथ दूसरे मेंबरान के पास जाएंगे और उन्हें अगवा करके हेडक्वार्टर लाने की कोशिश करेंगे, जहां ब्लैक जैक उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें जीरो लाइन का वफादार बनने पर मजबूर कर देगा। मगर वो हेडक्वार्टर में आए तो वहाँ तनवीर न था। वो दोनों तनवीर के वापस आने का इंतजार करने लगे, मगर काफी देर गुजर गई और तनवीर वापस न आया तो ब्लैक जैक की परेशानी बढ़ गई और वो कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। हमने इमरान को अपने बारे में और उनकी हलाकत के बारे में बताकर गलती की है चीफ, मादाम सितारा ने कहा। क्या मतलब, क्या गलती की है हमने? ब्लैक जैक ने रुककर उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। चीफ, आपके कहने पर मैंने इमरान को बता दिया था कि मैं और आप उसकी और उसके साथियों की हलाकत के लिए आए हैं। उधर तनवीर ने भी जूलिया और दूसरी लड़कियों के सामने अपने गद्दार होने का एतराफ कर लिया था। इमरान हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसने फ्लैट से निकलने में देर नहीं लगाई होगी और साथ ही उसने अपने दूसरे साथियों को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा कि वो फौरन अपने फ्लैट छोड़ दे ताकि हम तनवीर की मदद से वहां न पहुंच जाए। मादाम सितारा ने कहा। ओह हाँ, यकीनन यही बात है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे वाकई तुम्हें इमरान के पास नहीं भेजना चाहिए था। अब वो न जाने हमारे खौफ से कहां जा छुपे होंगे। अगर दूसरे मेंबरान ने भी इमरान के कहने पर अपने ठिकाने बदल लिए तो हम तनवीर से भी कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। ब्लैक जैक ने तासुब भरे लहजे में कहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इमरान के सामने आते ही उसे फौरन हलाक कर देती, या आप मुझे उस वक्त इजाजत दे देते जब इमरान मेरे पैरों के पास बेहोश पड़ा था तो इमरान को हलाक करना और आसान हो जाता। मादाम सितारा ने कहा। जो होना था सो हो गया। हमें अब नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इमरान और उसके साथी कब तक मेरी नजरों से छुपे रहेंगे? एक बार वो मेरे सामने आ जाए फिर देखना मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। जूलिया और उसकी साथी लड़कियों के जिस्मों में ब्लू स्विच से हाइक्स रेस ट्रांसमिट हो चुकी है। अब वो जिन जिन से मिलेंगी रेस उनके जिस्मों में भी मुंतकिल हो जाएगी। फिर वो मेरी नजरों से नहीं छुप सकेंगे। ब्लैक जैक ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। ये तनवीर कहाँ रह गया है? उसे गए हुए काफी देर हो चुकी है। अब तक उसे जोसेफ को लेकर यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं इमरान और उसके साथियों ने उसे घेर लिया हो और वो। मादाम सितारा कहते कहते रुक गई। ओ हाँ, वाकई वो तनवीर को गद्दार एजेंट करार दे चुके हैं। और मैंने खुद सुना था जब जूलिया ने तनवीर को एक्स2 से बात करने को कहा था। एक्स2 ने उसे वाज़े लफ्जों में धमकी दी थी कि वो राह रास्त पर आ जाए, वरना सीक्रेट सर्विस से अलहदगी की सूरत में उसे गद्दार एजेंट करार देते हुए गोली मार दी जाएगी। हो सकता है इमरान और उसके साथी तनवीर के पीछे हो और तनवीर उनसे बचता फिर रहा हो। ब्लैक जैक ने मादाम सितारा की तायद में असबात में सर हिलाते हुए कहा। मैंने कार एक रेंट कंपनी से हासिल की थी। इमरान के फ्लैट से वापसी पर मैंने एहतियातन कार में लगा हुआ ट्रैकर सिस्टम बेकार कर दिया था ताकि किसी तरह इमरान या उसका कोई साथी कंपनी से ट्रैकर कोड लेकर मेरी कार को ट्रेस न कर सके। मादाम सितारा ने कहा। गुड, ये तुमने अच्छा किया है। ब्लैक जैक ने कहा। आप मशीन पर तनवीर को चेक करें, आखिर वो है कहाँ। अगर उसके पीछे सीक्रेट सर्विस के मेंबर हुए तो हम फौरन उसके पास पहुंच जाएंगे। उन सबको एक साथ घेरना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा।
मादाम शितारा ने कहा, अब यही करना पड़ेगा। ब्लैक जैक ने कहा और फिर वो अपने कंप्यूटराइज मशीन के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने अभी मशीन ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मशीन के पास पड़े हुए एक ट्रांसमीटर की सीटी बज उठी। ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। ब्लैक जैक ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। यस, ब्लैक जैक स्पीकिंग, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, सुप्रीम कमांडर फ्रॉम जीरो लैंड, ओवर। दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर की मखसूस आवाज सुनाई दी तो ब्लैक जैक के साथ साथ मादाम शितारा भी चौंक पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कमांडर उनके विजन रिस्ट वॉच पर बात करता था। उसने पहले कभी इस तरह आम ट्रांसमीटर पर उनसे बात नहीं की थी। ओ कमांडर, आप और इस ट्रांसमीटर पर, आप तो विजनल ट्रांसमीटर पर बात करते हैं, ओवर। ब्लैक जैक ने हैरान होकर कहा, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत धुंध की लपेट में है। ऐसी सूरत में विजनल ट्रांसमीटर काम नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे इस ट्रांसमीटर पर बात कर रहा हूँ, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा, ओ यस सर, आप ठीक कह रहे हैं, बहरहाल हुक्म, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कमांडर ने वाकई टेक्निकल बात की थी जो उसकी समझ में आ गई थी। जीरो लैंड के स्पेस स्टेशन से वाकई जमीन पर खराब मौसम के सबब विजनल सिस्टम काम नहीं करता था। मुझे मालूम हुआ है कि तुम पाकिस्तान ब्लैक स्पेसशिप लेकर गए हो, जबकि मैंने तुम्हें और तमाम एजेंट्स को हिदायत दे रखी है कि जमीन पर जाने के लिए सब फेगिरास इस्तेमाल करेंगे और कोई दूसरी स्पेसशिप नहीं ले जाओगे। फिर तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जमीन पर ब्लैक स्पेसशिप ले जाने की जुर्रत क्यों की है, ऊपर। दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर ने गुस्सीले लहजे में कहा, ओ सॉरी कमांडर, फेगिरास असल में बहुत छोटा होता है, उसमें 2-4 अफराद की गुंजाइश होती है और फिर फेगिरास की रफ्तार भी दूसरी स्पेसशिप से बेहद कम है। मुझे फेगिरास में सफर करने का लुत्फ नहीं आता, इसलिए मैं ब्लैक स्पेसशिप में यहाँ आ गया था, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, नॉनसेंस, तुम नहीं जानते तुमने ब्लैक स्पेसशिप जमीन पर ले जाकर कितनी बड़ी गलती की है। अगर वो किसी की नजरों में आ गई या उससे निकलने वाली लहरों को किसी खलाई मरकज ने चेक कर लिया तो हमने जिस जीरो लैंड को सारी दुनिया की नजरों से छुपा रखा है उसका सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने गुस्से से गरजते हुए कहा, सॉरी कमांडर, मैं ओवर। ब्लैक जैक ने सुप्रीम कमांडर की गरजती हुई आवाज सुनकर बुरी तरह से सहम कर कहा, शट अप, तुम्हारी ये अहमकाना हरकत हमारे लिए मुसीबत का बास बन सकती है। कहाँ है वो शिप, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने उसी लहजे में कहा, मैंने उसे एक पहाड़ी कार में छुपा रखा है कमांडर, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, क्या उसकी बैटरियां ऑन है, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा, नहीं कमांडर, मैंने उसकी तमाम बैटरियां ऑफ कर दी थी। ब्लैक स्पेसशिप की बैटरियां चार्ज करने वाले चार्जर में साथ लाना भूल गया था। यहाँ चूंकि बैटरियों को चार्ज करने की सहूलत न थी, इसलिए मैंने उनकी तवानाई बाहर रखने के लिए उन्हें ऑफ कर दिया था ताकि वापसी पर हमें कोई दिक्कत ना हो, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, थैंक गॉड, तुमने कोई काम तो अच्छा किया है। अब एक काम करो, स्पेसशिप को गार से निकालो और उसे फौरन जीरो लैंड के मास्टर वे पर टर्न आउट कर दो। मैं उस शिप को जमीन पर रखने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें और मादाम शितारा को जब वापस आना होगा तो मैं फेग्रास भेज दूंगा, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा, यस कमांडर, मैं अभी उसे टर्न आउट कर देता हूँ, ओवर। ब्लैक जैक ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और हाँ, टर्न आउट करने से पहले उस शिप की तमाम लाइट्स ऑफ कर देना। खलाई मरकजों को अगर उस स्पेसशिप की लहरें मिल भी गई तो वो यही समझेंगे कि उस स्पेसशिप को जमीन पर आते देखा गया है। वो कब और कहाँ वापस गया है उसके बारे में वो कुछ नहीं जान सकेंगे, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा, ओके कमांडर, मैं शिप की तमाम लाइट्स ऑफ कर दूंगा, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, सारे काम छोड़कर सबसे पहले यही काम करो, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा, यस कमांडर, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा तो दूसरी तरफ से सुप्रीम कमांडर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। ब्लैक स्पेसशिप जमीन पर लाने की वजह से सुप्रीम कमांडर बेहद गुस्से में था। मादाम शितारा ने ब्लैक जैक से मुखातिब होकर कहा, हाँ, उनका गुस्सा बजा है। ब्लैक स्पेसशिप को सिर्फ स्पेस या फिर दूसरे सैयारों में जाने के लिए बनाया गया है। उस शिप को उन सैयारों की तरफ नहीं भेजा जाता जहाँ कशिश शकल मौजूद हो। कशिश शकल की वजह से ब्लैक स्पेसशिप फिजा में ऐसी लहरें पैदा कर देती है जिससे उसके बारे में खलाई साइंसदान आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्पेसशिप दुनिया के किस खित्ते में और कहां उतरी है और उसकी वापसी कब और कहां हुई है। अगर ये स्पेसशिप दुनिया की नजरों में आ गई तो वो लामहला उसके आने जाने का महले वकू मालूम करेंगे और उन्हें इस बात का भी इल्म हो सकता है कि उस शिप को खला के किस हिस्से और कितनी दूरी से भेजा गया है। ऐसी सूरत में जीरो लैंड की हकीकत वाकई उन पर आया हो सकती है। ब्लैक जैक ने कहा, ओ, फिर तो कमांडर वाकई दुरुस्त कह रहा था। हमें ब्लैक स्पेसशिप जमीन पर लाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। मादाम शितारा ने कहा, हाँ, आओ, अब हमें सबसे पहले ब्लैक स्पेसशिप को वापस खला में भेजना है।
बाकी काम हम बाद में करेंगे। ब्लैक जैक ने कुर्सी से उठते हुए कहा, चीफ, मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं आई। मादाम सितारा ने कहा, कौन सी बात है वो? ब्लैक जैक ने पूछा। ये बात दुनिया तो नहीं जानती कि जीरोलैंड कहाँ है और उसका हुदूद अरबा क्या है, मगर हम तो जानते हैं कि जीरोलैंड स्पेस में मौजूद है। सुप्रीम कमांडर और उसके बेहतरीन दिमागों वाले साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा खलाई जहाज बना रखा है जिसका रकबा मीलों पर मुहित है। उस खलाई जहाज में सैकड़ों अफराद काम करते हैं और वहाँ दिन रात साइंसी तरक्की के लिए काम किया जाता है। उसी खलाई जहाज को सुप्रीम कमांडर ने जीरोलैंड का नाम दे रखा है। जीरोलैंड का खलाई जहाज हर वक्त खला में सफर करता रहता है। खला में इन जमीन पर रहने वालों ने भी तो बेशुमार खलाई सैयारे भेज रखे हैं, जिनमें मौसम का हाल बताने वाले सैयारे, दुनिया की जासूसी करने वाले, खला और जमीन पर रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को चेक करने वाले सैयारे और ऐसे बहुत से नेटवर्क काम कर रहे हैं जिनसे खलाओं की वसूतों को भी देखा जा सकता है। क्या कभी उन सैयारों ने जीरोलैंड के सैयारों को चेक नहीं किया होगा या उसे चेक करने का इम्कान नहीं है? मादाम सितारा ने कहा, जीरोलैंड खलाई जहाज का नहीं, एक ऐसे सैयारे का नाम है जो सुप्रीम कमांडर जैसे बड़े साइंसदानों ने तैयार किया है। उस खलाई सैयारे का रकबा कई मील लंबा और कई मील चौड़ा है। इतने बड़े सैयारे को खला से तो क्या जमीन से भी हेवी टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कमांडर और जीरोलैंड के साइंसदानों ने जीरोलैंड के गिर्द ऐसी गैसों का मजमुआ फैला रखा है कि दुनिया वाले उसे किसी भी दूरबीन से नहीं देख सकते। एक दो खलाबाजों ने खला में जाते हुए सैयारे को देखा था, लेकिन जीरोलैंड का सैयारा ऐसा बनाया गया है जैसे किसी बड़े सैयारे का मीलों लंबा और चौड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया हो और खलाओं में तैरता फिर रहा हो। ऐसे बड़े बड़े शहाब साकिब के टुकड़ों की खला में कोई कमी नहीं है और यही वजह है कि जीरोलैंड आज तक किसी की नजरों में नहीं आया और ना कोई ये सोच सकता है कि जीरोलैंड एक मसनूई सैयारे का नाम है जो खला में मौजूद है। ब्लैक जैक ने वजाहत करते हुए कहा, ओ थैंक यू चीफ, मेरे जहन में काफी अरसे से ये खलिश थी जो आपकी वजाहत से दूर हो गई है। मुझ में चूंकि सुप्रीम कमांडर से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कभी इस मौजू पर बात नहीं की थी। मादाम सितारा ने कहा, जब मैं पहली बार जीरोलैंड गया था तो मेरे जहन में भी यही सवाल उभरा था। मैंने अपनी खलीज दूर करने के लिए ये सब सुप्रीम कमांडर से पूछ लिया था, जिसकी वजाहत उन्होंने कर दी थी। ब्लैक जैक ने कहा, आप खुशकिस्मत हैं चीफ, आप जीरोलैंड में आसानी से आ जा सकते हैं, जबकि मुझ जैसे तमाम एजेंट्स सिर्फ फ्रांस को हेडक्वार्टर तक ही महदूद रहते हैं। गो के फ्रांस को हेडक्वार्टर भी खलाई सैयारा है, वहाँ भी साइंसी तरक्की का उरूज है और वहाँ भी हमें हर तरह की सहूलत मौजूद है। हम स्पेसशिप से दूसरे सैयारों पर आसानी से आ जा सकते हैं, खलाओं की सैर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जीरोलैंड जाने की कभी इजाजत नहीं दी गई। मेरे दिल में जीरोलैंड देखने की हसरत है जो शायद ही कभी पूरी हो। मादाम सितारा ने कहा तो ब्लैक जैक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सुप्रीम कमांडर ने मुझे अपने हाथों से माफूकुल फितरत बनाया है। अगर उन्होंने मुझे माफूकुल फितरत न बनाया होता तो शायद मैं भी कभी जीरोलैंड नहीं जा सकता था। मेरा सारा कंट्रोल सुप्रीम कमांडर के हाथों में है, इसलिए वो मुझ पर बेपनाह एतमाद करते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे न सिर्फ जीरोलैंड की जदीद तरीन तकनीक के बारे में बता दिया था, बल्कि मुझे जीरोलैंड की सैर भी कराई थी। जीरोलैंड साइंसी तरक्की की जीती जागती ऐसी लाजवाल मिसाल है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। जीरोलैंड में साइंसी तरक्की के लिए एक एक फर्द काम करता है। यही वजह है कि जीरोलैंड साइंस की दुनिया में इस दुनिया के साइंस से कई 100 साल आगे है। ब्लैक जैक ने कहा, मुझे तो हैरत है, जीरोलैंड इस कदर तरक्की याफ्ता होने के बावजूद अभी तक इस दुनिया के किसी एक मुल्क को भी तस्कीर नहीं कर सका, जबकि अब तो एक्रीमिया सुपर पावर बनकर और जंगी सलाहियतों में सबसे आगे होने की वजह से पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। मादाम सितारा ने कहा, सुप्रीम कमांडर किसी एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। एक्रीमिया नाम का ही सुपर पावर है। जीरोलैंड के सामने उसकी साइंसी तरक्की कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कमांडर जीरोलैंड में स्पेस फोर्स बना रहा है। जिस रोज उसकी स्पेस फोर्स तैयार हो गई, वो पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का ऐलान कर देगा। अगर किसी मुल्क ने सुप्रीम कमांडर के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो स्पेस फोर्स खलाओं से स्पेस शिप्स में आकर उस मुल्क में इस कदर तबाही फैलाएंगे जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। ब्लैक जैक ने कहा, मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मादाम सितारा ने कहा, ये तुमने मुझे किन बातों में उलझा लिया है। चलो आओ, हमें स्पेसशिप को जीरोलैंड में भेजना है, फिर हम तनवीर को देखेंगे कि वो क्या करता फिर रहा है। ब्लैक जैक ने कहा तो मादाम सितारा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों एक साथ चलते हुए कंट्रोल रूम से निकलते चले गए। जैसे ही जूलिया ने तनवीर पर छलांग लगाई, तनवीर बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ घूम गया। जूलिया ने उछलकर उसे फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी, लेकिन तनवीर बर वक्त अपनी जगह से हट गया था।
जूलिया उसके करीब से गुजरती चली गई। अपना हमला नाकाम होते देखकर जूलिया ने कलाबाजी खाई और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसने यकलक उल्टी कलाबाजी खाई और अपने जिस्म को किसी फिरकी की तरह घुमाकर एक टांग तनवीर के सीने पर मार दी। तनवीर को जूलिया से इस कदर फुर्ती की उम्मीद न थी, इसलिए वो खुद को जूलिया के इस हमले से न बचा सका था। सीने पर जूलिया की लात की जरब खाकर वो उछला और धप से नीचे जा गिरा। जूलिया ने फिजा में ही अपना रुख पलटा और जमीन पर आते ही उसने दूसरी लात तनवीर की पसलियों पर मारनी चाही, मगर तनवीर फौरन दूसरी तरफ लोट लगा गया। लोट लगाते ही वो किसी लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ तेजी से उठ खड़ा हुआ। जूलिया ने जमीन पर पांव रखते ही जमीन पर लोट नहीं लगाई और दोनों टांगे फैलाकर तनवीर की टांगों पर मार दी। तनवीर लड़खड़ाया और कई कदम पीछे हटता चला गया। ये देखकर जूलिया तेजी से सीधी हुई और उसने उछलकर एक बार फिर तनवीर को फ्लाइंग किक मारनी चाही, मगर तनवीर ने खुद को संभालते हुए बर्क रफ्तारी से अपना जिस्म घुमाया और उछलकर फिजा में उड़ती हुई जूलिया के पहलू में इस अंदाज में टांग मारी कि जूलिया जरब खाकर फिजा में रोल होती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। जमीन पर गिरते ही जूलिया इस तरह उछली जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगे हों, जिन्होंने उसे फौरन उछाल दिया हो। उसने जम लगाते हुए दोनों हाथ जमीन पर लगाए और कलाबाजी खाती हुई तनवीर के सामने आ गई। तनवीर ने झपट कर उस पर हमला करना चाहा, मगर जूलिया ने खुद को किसी कमान की तरह मोड़ते हुए उसके पेट में एक मुक्का जड़ दिया। तनवीर के मुंह से ऊक की आवाज निकली और वो दौरा होकर कई कदम पीछे हटता चला गया। उसी लम्हे जूलिया तड़पी और उसने उछलकर किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमते हुए लेफ्ट किक तनवीर की गर्दन पर मार दी। तनवीर उछला और पलटकर नीचे जा गिरा। जूलिया ने आगे बढ़कर उसकी पसलियों में ठोकर मारनी चाही, मगर तनवीर फौरन पलटा खा गया। उसने पलटा खाते हुए एक टांग घुमाकर जूलिया की टांगों पर मार दी, मगर जूलिया होशियार थी। जैसे ही तनवीर ने उसे टांग मारनी चाही, जूलिया उछलकर पीछे हट गई। तनवीर के लिए ये मौका काफी था। उसने उठने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई थी। मिस जूलिया, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। अब तक की फाइटिंग में जूलिया का पलड़ा भारी रहा था। उसने तनवीर को 2-3 जरबे लगा दी थी, जबकि तनवीर अपने दिफा के सिवा कुछ न कर सका था। इसलिए तनवीर का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। आओ देखती हूँ, जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। तनवीर ने नफरत भरे लहजे में कहा और निहायत तेजी से जूलिया पर झपट पड़ा। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की थी। जूलिया ने फौरन अपना सर दाएं तरफ कर लिया। यही उसकी भूल थी। तनवीर ने उसे जबरदस्त डॉज दिया था। जैसे ही जूलिया ने तनवीर के मुक्के से बचने के लिए अपना सर दूसरी तरफ किया, तनवीर की टांग उठी और जूलिया के पहलू पर पड़ी। जूलिया के हलक से चीख निकली और वो पहलू के बल दाएं तरफ झुक गई। तनवीर ने छलांग लगाई और उड़ता हुआ जूलिया के सर के ऊपर से गुजरता हुआ कलाबाजी खाकर उसके उकब में आ गया। इससे पहले कि जूलिया उसकी तरफ मुड़ती, तनवीर ने खुद को आगे गिराते हुए उसकी टांगों पर जोरदार टांग मार दी। जूलिया उछली और जोरदार धमाके से नीचे जा गिरी। तनवीर की दूसरी टांग घूमती हुई आई और इससे पहले कि जूलिया की गर्दन पर पड़ती, जूलिया ने दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ ली। इससे पहले कि तनवीर झटक कर जूलिया के हाथों से टांग छुड़ाता, जूलिया ने अपने जिस्म को घुमाते हुए जोरदार झटके से उसकी टांग जमीन पर मार दी। तनवीर के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो यूं टांग झटकने लगा जैसे सचमुच उसकी टांग की हड्डी टूट गई हो। जूलिया ने लहराते हुए खुद को उठाया और उसने जवाबी तौर पर भरपूर लात तनवीर की गर्दन पर मारने की कोशिश की, मगर तनवीर ने भी जूलिया के से अंदाज में उसकी टांग पकड़ी और उसे पूरी कुव्वत से आगे की तरफ धकेल दिया। जूलिया का जिस्म एक टांग पर घूमा और वो उलटकर गिर पड़ी। क्रॉस्टी और सालेहा फासले पर खड़ी उन दोनों को लड़ते देख रही थी। तनवीर और जूलिया मार्शल आर्ट के नए से नए अंदाज में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दोनों उठे और फिर वो उछलकर एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। उन दोनों का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे पर मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन दाव इस्तेमाल करते हुए निहायत खौफनाक अंदाज में फाइटिंग करना शुरू कर दी। वो दोनों तरबियत याफ्ता थे और सलाहियतों में एक दूसरे से कम ना थे। कभी तनवीर जूलिया को उछाल पहनता था और कभी जूलिया खौफनाक वार करके उसे चारों शाने चित कर देती थी। एक दूसरे पर खौफनाक हमले करने और बार बार ठोस सड़क पर गिरने की वजह से वो दोनों खासे जख्मी हो चुके थे। जूलिया की नाक और मुंह से खून बह रहा था, जबकि तनवीर की नाक, मुंह और सर से खून निकलकर उसके चेहरे तक आ गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया था। दोनों अपने जख्मी होने की परवाह किए बगैर एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार न था। बस करो जूलिया, बस करो तनवीर, अचानक सालिया ने चीख कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चौंक कर उसकी तरफ पलटे। उसी लम्हे जूलिया बिजली की सी तेजी से तिरछी हुई और उसने तिरछे अंदाज में तनवीर के सीने पर इस जोर से किक मारी कि तनवीर झटके से फिजा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ
अपनी कार की फ्रंट विंड स्क्रीन से जा टकराया। एक जोरदार छनाका हुआ और तनवीर कार की विंड स्क्रीन तोड़ता हुआ कार के अंदर जा गिरा। जूलिया ने साहलिया की आवाज पर तनवीर की तवज्जो उसकी तरफ होने का भरपूर फायदा उठाया था। तनवीर पर शायद जूलिया का ये दाव कारगर रहा था और वो बेहोश हो गया था, क्योंकि कार से उसके हिलने जुलने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे।